पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, पावर को बोल दीजिए P, वर्क डन हो गया W, टाइम टेकन हो गया स्मॉल t। तो P इज इक्वल टू W अपॉन T। फिर है द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वॉट विच इज डिनोटेड बाय द लेटर W। जो हमारा पावर है, पावर की जो SI यूनिट होती है उसको हम बोल देते हैं वॉट। अच्छा, हम ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे ऊपर वर्क डन है तो वर्क डन की यूनिट वैसे तो जूल होती है, ठीक है ना। तो वर्क डन की यूनिट क्या है, जूल, और टाइम की यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, सेकेंड। तो इसका मतलब SI यूनिट ऑफ पावर जूल पर सेकंड। इज जूल पर सेकेंड। तो पावर की SI यूनिट को आप जूल पर सेकेंड बोल सकते हैं। उसके साथ और वॉट्स, वॉट्स को सिंपली W लिखिए बस, ठीक है। तो ये W जो है ये वर्क डन के लिए, ये W जो है ये वॉट के लिए। तो वॉट जो हो गई वो पावर की यूनिट हो गई, SI यूनिट। उसके बाद हम कहते हैं कि पेज नंबर 25 पर आइए। पेज नंबर 25 पर हमने ना यहाँ पर पावर के ही 3 और अलग अलग फार्मूले बताए हैं। वो 3 अलग अलग फार्मूले क्या हैं ये देखिएगा। हम जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, पोटेंशियल डिफरेंस को हम जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V इज इक्वल टू, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल देते हैं, V बोल देते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो एक तो ये चीज़ हो गई, ठीक। अच्छा, मैं पूरा का पूरा ध्यान मेरा अब इस टाइम पावर पर है, तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। तो इसको आप बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से जो वर्क डन है, वर्क डन को क्या बोल सकते हैं, इट इम्प्लाइज दैट वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू क्यू, ये हो गया। अच्छा, सिंस इलेक्ट्रिक करंट, करंट की डेफिनेशन क्या होती है, चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो Q क्या हो जाएगा, I इंटू टी। इट इम्प्लाइज दैट Q इज इक्वल टू I इंटू टी। जब Q की वैल्यू I इंटू टी आ गई, इसको यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो, ठीक है। देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू V तो एज इट इज छोड़ो और Q की जगह डाल दीजिए I टी। W की वैल्यू क्या आ गई, I टी। अब आप कहेंगे सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, substitute this value in equation 1। दोबारा से समझिएगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। सबसे पहले मैंने कहा कि बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन हम लेकर चले कि पावर जो होता है, पावर को डिफाइन कैसे करते हैं, वर्क डन बाई एनीथिंग पर यूनिट टाइम, ठीक है, या रेट ऑफ डूइंग वर्क, उसको भी हम पावर बोल देते हैं। तो वो क्या हो गया, W अपॉन टी, ये हो गया हमारा पावर। उसके बाद आप ये देखिएगा कि हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। तो W क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू, W हो गया V इंटू क्यू। करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो यहाँ से Q की वैल्यू क्या हो गई, I इंटू टी। तो ये जो Q की वैल्यू है इसको यहाँ पर क्यूब में डाल दो, तो W इज इक्वल टू क्या हो गया, V इंटू क्यू की जगह I टी, तो V आई टी हो गया, ठीक है। नाउ सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, यानी कि वर्क डन की जो वैल्यू आई है V आई टी, इसको इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट कर दीजिए, ठीक है। तो जब इसको इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करेंगे तो पावर का एक नया फॉर्मूला बन जाएगा, P इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन है। तो जो वर्क डन है, वर्क डन हो गया V आई टी, तो इसकी जगह डालिए V आई टी, V आई टी अपॉन T, T से T कट गया, तो P इज इक्वल टू V इंटू आई। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, सही है, ठीक है। तो हमारे पास पावर का एक फार्मूला ये हो गया, इक्वेशन नंबर 1 से रिप्रेजेंट करा मैंने इसको, पावर का दूसरा फार्मूला ये हो गया। उसके बाद हम कहेंगे बाई ओम्स लॉ, बाई ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, V की वैल्यू क्या होती है आई आर। अब इसको इसमें सब्सटीट्यूट करिए, तो P इज इक्वल टू V की जगह अब आपने आई आर डाला और I को एज इट इज रहने दिया, तो P का एक और फॉर्मूला बन गया I स्क्वायर R। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3।
तो ऐसा हो गया इसमें कि अगर मान लीजिए मेरे पास वर्क डन दे रखा है और टाइम टेकन दे रखा है, तो वर्क डन अपॉन टाइम करूँगा तो मेरे पास पावर आ जाएगी, एक फॉर्मूला। अगर मान लीजिए मुझे किसी सर्किट का ये दे रखा है कि उसमें वोल्टेज कंज्यूम्ड इतनी है, करंट कंज्यूम्ड इतना है, तो वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर आ जाएगा। अगर मान लीजिए करंट और रेजिस्टेंस दे रखा है तो ऐसे आ जाएगा। अच्छा, ऑल्सो Ohm's law can be written as Ohm's law can be written as, जैसे V is equal to IR है तो मैं इसको I is equal to V upon R भी तो लिख सकता हूँ। Can be written as I is equal to V upon R। अब I is equal to V upon R, इसको फिर से इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करिए। सब्स्टिट्यूट this value in equation, substitute this value in equation 2, इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करिए। तो भाई P तो एज इट इज, अब I V को एज इट इज लिख दो, V है ना, और I की जगह लिख दीजिए V अपॉन R। समझ गए? ठीक, तो अब ये क्या बन जाएगा, V इंटू वी, वी स्क्वायर और अपॉन में R, तो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन R। P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन R, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। तो 4 फॉर्मूले इस तरीके से हमारे पास आ गए पावर के। ठीक है, पावर की ऐसा यूनिट वॉट, वर्क डन दे रखा होगा तो उसको जूल में रखना है, टाइम दे रखा होगा तो उसको सेकंड में रखना है। ठीक है, अच्छा अब इसके क्वेश्चंस देखिएगा। क्वेश्चन पेज नंबर 26 पे देखिए, पहला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 40 वॉट व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट। ठीक है, तो मैं पेज नंबर 26 पर हूँ अभी। ये क्या है, व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 40 वॉट। तो इलेक्ट्रिक बल्ब का पावर दे दिया इन्होंने 40 वॉट, पहली चीज इसकी पावर दे दी 40 वॉट। व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट, तो इसका मतलब वोल्टेज इन्होंने दे दिया है कितना, 220 वोल्ट। तो भाई मेरे पास P है और V है, और वो पूछ रहे हैं व्हाट विल बी द करंट ड्रॉप, तो इसका मतलब P इज इक्वल टू V इंटू आई। ठीक है भाई, पावर है वोल्टेज है, पावर है वोल्टेज है, तो तीसरा वेरिएबल क्या बचा, आई ही पूछ रहे हैं वो। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, सिंस P is equal to V into I, it implies that I is equal to P upon V। तो I is equal to P कितना हो गया 40 और V कितना हो गया 220। 0 से 0 कट गया, 2 2 सा 4, 2 11 सा 22, और 11 से इसको काटेंगे तो 11 1 का 11, 11 0 सा 0, आगे एक और 0 लगाया 20 आ गया, 11 1 सा 11, 20 माइनस 11 इज 9, 9 0 90, 11 8 सा 88, 2 डेसिमल प्लेस तक करेंगे बस, 0.18 एम्पियर आ गया, करंट आ गया 0.18 एम्पियर। समझ गए? जरूरी है सर, हाँ, इतना निकालना जरूरी है या 2 11 छोड़ दें? 2 प्लेसेस तक निकालें, 2/11, बस वही है कि भाई जनरली फ्रैक्शन में ही निकाल कर छोड़ते हैं, तो वो मत करना, आप न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मत करना। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वॉट। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसकी रेटिंग दे रखी है 220 वोल्ट, यानी कि वो 220 वोल्ट पर ऑपरेट करता है। तो वोल्टेज कितना दे रखा है, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, रेटेड है 220 वोल्ट एंड 100 वॉट। पावर कितनी दे रखी है, 100 वॉट, 100 वॉट पावर है। व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम्ड विल बी, अगर उसी को 110 वोल्ट पर अगर ऑपरेट करा जाए तो पावर कंज्यूम्ड विल बी, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब जरा देखिएगा कि किसी भी कोई भी हमारे पास अगर डिवाइस होती है, जैसे यहाँ पर बल्ब दे रखा है, तो उसका रेसिस्टेंस चेंज नहीं होता, उसका रेसिस्टेंस फिक्स होता है। अगर सेम डिवाइस है तो उसका रेसिस्टेंस सेम रहेगा। तो बल्ब है तो मैं इसका रेसिस्टेंस निकाल दूंगा, यहाँ पर हम ये कहेंगे सिंस P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, तो आर को इधर ले आइए, आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी, तो आर इज इक्वल टू 220 का स्क्वायर अपॉन पी कितना है 100, तो आर इज इक्वल टू 220 इंटू 220 अपॉन 100। एक 0 से एक 0 कट गया, इस एक 0 से ये एक 0 कट गया,
हमारा जो रेजिस्टेंस है वो कितना आ गया बताएंगे? 21 का कितना होता है? 22 484। तो 484 ओम ये हमारे पास आ गया रेजिस्टेंस। अब उसके बाद वो बोल रहे हैं कि व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम्ड विल बी, यानी कि अब अगर ये सेम बल्ब यानी कि उसका रेजिस्टेंस ये रहने वाला है, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। तो वो कह रहे हैं यही सेम बल्ब अगर 110 वोल्ट पर ऑपरेट करता है तो पावर कितनी कंज्यूम करेगा? तो आप यहाँ कहेंगे when the same bulb ब्रैकेट में लिखिएगा दैट इज R is equal to 484 ओम ऑपरेट्स एट 110 वोल्ट। ठीक है, रेजिस्टेंस दे रखा है, वोल्टेज दे रखी है, पावर पूछ रहे हैं। देन P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो V कितना है इस बार? 110, तो 110 का स्क्वायर अपॉन R कितना है? 484, तो 110 इंटू 110 अपॉन 484, ये हो गया। 484 आया कैसे? 484 ऐसे आया 22 इंटू 22 करके, तो लिख दो 22 इंटू 22, समझ गए? 22 इंटू 22, तो 22 5 जा 110, 22 5 जा 110, कितनी हो गई पावर? 25 वाट। ठीक है, तो जो चार ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ पर, उसमें आप ये देखिएगा कि ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी डी चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर, समझ गए? ठीक है, अच्छा इसके बाद आप ये देखिएगा कि अगला क्वेश्चन है पेज नंबर 27 पर, उसको सॉल्व नहीं करना, इसमें ये दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक पावर इन अ सर्किट। तो आपको चार फॉर्मूले दे रखे हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपको चार फॉर्मूले दे रखे हैं। पहला फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर, दूसरा है आई आर स्क्वायर, तीसरा है वी आई, और चौथा है वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, कौन सा होगा जो पावर को रिप्रेजेंट नहीं करता? बी। ठीक है, हम जानते हैं अभी हमने देखा कि पावर का एक फॉर्मूला आई स्क्वायर आर है। ठीक है, तो ए तो ठीक है बिल्कुल, और एक फॉर्मूला वी आई है, तो वो रहा इक्वेशन नंबर 2, वो भी बिल्कुल ठीक है, और एक है वी स्क्वायर अपॉन आर, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब बस एक आई आर स्क्वायर यही गलत है। ठीक है, ये हो गया। अब अगर हमें पावर का कंसेप्ट क्लियर है ना, अगर पावर का कंसेप्ट क्लियर है तो पावर की हेल्प से ही हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालते हैं। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे निकलेगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हम एक बेसिक फंडा हमेशा याद रखेंगे, कभी भी एनर्जी और वर्क डन में कंफ्यूज मत होना कि कोई भी ऑब्जेक्ट उतना ही काम करेगा, उतना ही वर्क करेगा जितनी उसके अंदर एनर्जी है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट उतना ही काम करेगा, उतना ही वर्क करेगा जितनी उसके अंदर एनर्जी है। तो इसका मतलब एनर्जी जो है, एनर्जी भी जूल में रहेगी और वर्क डन भी जूल में ही रहेगा। ठीक है, तो ऐसा होता है, देखिएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में देखिएगा करना क्या होगा। हमने देखा कि पावर के चार फॉर्मूले हैं। ठीक तो है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। अभी ये चार फॉर्मूले देखे। तो पहला जो बेसिक फॉर्मूला था वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, तो मैं पावर को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, पावर इज इक्वल टू, अब हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, ये है आपका पेज नंबर 27 पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। तो ये जो वर्क डन है इसकी जगह मैं एनर्जी भी तो लिख सकता हूँ। पावर इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम टेकन। बात समझना जरा, मेरे अंदर मान लीजिए 500 जूल एनर्जी है, तो 500 जूल एनर्जी है तो मैं 500 जूल एनर्जी से जितनी साइकिल चलाई जा सकती है मैं साइकिल चला सकता हूँ, फिर थक कर बैठ जाऊँगा।
ठीक है ना, क्यों? क्योंकि अब जो वो हमारी 500 जूल एनर्जी थी वो सारी की सारी वर्क डन में कन्वर्ट हो गई। वर्क डन ने क्या, वर्क डन कैसे दिखाई दे रहा है? बाय द डिस्टेंस कवर्ड। मैं एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गया, ठीक है ना। तो मेरी एनर्जी कहाँ पर खर्च हो गई? वो साइकिल चलाने में खर्च हो गई। तो हम ये कहेंगे एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन डूइंग वर्क। तो एनर्जी कंज्यूम्ड लिखो या वर्क डन लिखो, एक ही बात है। जितनी एनर्जी होगी उतना ही वर्क आप कर पाएंगे। तो एनर्जी कैसे निकाली जा सकती है? पावर इनटू टाइम टेकन। तो एनर्जी इज इक्वल टू पी इंटू टी, पावर इंटू टाइम टेकन। अब जो पावर है, पावर हमारी होती है वॉट में, और जो टाइम है वो सेकंड में होता है। तो पावर की ऐसा यूनिट वॉट है, टाइम की ऐसा यूनिट सेकंड है, तो फिर एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? जूल। एनर्जी की ऐसा यूनिट जूल है, क्योंकि वर्क की भी ऐसा यूनिट जूल है। जो वर्क है वही एनर्जी है, जो एनर्जी है वही वर्क है। ठीक, उसके बाद देखिएगा हम पेज नंबर 27 पर हैं। इसके बाद आप क्या करिए कि पेज नंबर 28 पर आ जाइए। एनर्जी में तो यही है बस, और कुछ नहीं करना है एनर्जी में। हमें बस ये याद रखना है कि अगर पावर हमारी वॉट में है और टाइम सेकंड में है तो एनर्जी जूल में आएगी। फिर पेज नंबर 28 पर आ जाइए। पेज नंबर 28 पर है, अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कमर्शियल यूनिट होती है किलो वॉट आवर। किलो वॉट आवर, किलो वॉट आवर क्या? इसका मतलब ये है कि भाई हम जो घरों में, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिसके लिए पैसा देना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए उसको कमर्शियल बोल रहे हैं हम, क्योंकि उसके लिए पेमेंट करना पड़ता है। अभी सनलाइट भी तो एनर्जी है, उसके लिए पेमेंट तो नहीं करना, वो तो सभी को मिल रही है। तो अब आप ये देखिएगा, जब कमर्शियल यूनिट की बात हम करते हैं, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये होती है KWH। KW इज फॉर किलोवाट और H इज फॉर आर। इसका मतलब साफ साफ है कि किलोवाट एंड आर दे आर गेटिंग मल्टीप्लाइड। ये दोनों के दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मतलब पावर आपको रखनी है किलोवाट में और टाइम को सेकंड में नहीं रखना, टाइम को रखना है आवर्स में, ठीक है। ये याद रखेंगे। तो हम ये कहेंगे कि एनर्जी, अगर एनर्जी की यूनिट किलोवाट आवर, वो तभी होगी जब आपका पावर जो है वो किलोवाट में होगा और जो टाइम है वो आवर्स में होगा, ठीक है। इसके बाद हम ये कहते हैं कि भाई जरा एक चीज़ देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि आपसे ये कहा जाए कि भाई आपको किलोवाट आवर में एनर्जी दे रखी है और वो कहते हैं इसको ऐसा यूनिट में निकालो, यानी कि जूल में निकालो। एक मिनट वेट करिए भाई, अभी आ रहा हूँ। हाँ जी बोलिए सर। एक क्वेश्चन था, मतलब अगर कभी क्या क्या क्या, एक मिनट बस। मतलब 46.6 हो गया, अब जो मोड है ना उसमें हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, मतलब फ्रीक्वेंसी में से। अच्छा, तो अगर एक्स की वैल्यू पॉइंट में आ सकती है? एक्स की वैल्यू ये डिपेंड करता है कि क्या दे रखा है। अगर मान लीजिए एक्स आपको दे रखा है, वजन दे रखा है, मास दे रखा है, तो मास पॉइंट्स में आ सकता है। अगर बच्चों के मार्क्स दे रखे हैं, उसकी बात कर रहा हूँ सर, स्टैटिस्टिक्स में। हाँ स्टैटिस्टिक्स, नहीं नहीं नहीं,
फ्रीक्वेंसी जो है एफ बोल रहे हो क्या? यस सर। नहीं नहीं, एफ पॉइंट्स में नहीं आ सकती। फ्रीक्वेंसी जो है वो तो प्रॉपर नंबर आएगा, आज मैंने किया है क्वेश्चन। फ्रीक्वेंसी पॉइंट्स में नहीं आएगा। सर स्कूल में बड़ा बाउंसर पे फेंक दिया। अच्छा, आज तुम्हारा एग्जाम था मैथ्स का, मैंने सुना है क्वाड्रेटिक का बड़ा टफ बनाया उन्होंने। अरे सर घंटा क्वाड्रेटिक अच्छा, फिर क्वाड्रेटिक ज़्यादा नहीं आया। हाँ, क्वाड्रेटिक ज़्यादा नहीं आया सर। तो जो भी पेपर आया अपूर्व ने बताया था कि बहुत क्वाड्रेटिक lengthy का टफ था। अच्छा, था। अरे पेपर टफ है, लेंदी बहुत था, हुआ ही ना। ये भी बताया था उसने कि सर पेपर मेरा छूट गया। सर एक्सटेंड यार 9 नंबर का छूट गया। अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ वैसे, मतलब सही बात जो है वो पेपर बनाते हैं लेंदी है थोड़ा सा, वो प्री बोर्ड में थोड़ा सा दो नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन डेट 2 पेज में हो रहे हैं, कहाँ हो पाएगा फिर पेपर हमसे? प्रिंटेड पे तो पेज में तो नहीं होने चाहिए। कुछ क्वेश्चन थे ऐसे 5-5 नंबर अरे के लिखता भी फैला के। चलिए, अब तो जो हो गया सो हो गया। लेकिन एक बार ना एक काम करना कि जैसे आप लोगों का पेपर हो गया है तो ग्रुप पर शेयर कर देना ना, बाकी बच्चों की हेल्प हो जाएगी। मतलब ये सभी बच्चे याद रहे कि जो टीचर्स हैं आपस में दोस्त होते हैं, अलग अलग स्कूलों के टीचर जो हैं ये एक दूसरे को जानते हैं, तो चांसेस हो जाते हैं कि सर क्वेश्चन हमारा पूरा पेपर ही आरडी से आया, लिटरल आरडी के इतने अच्छे बचे पाए क्वेश्चन आए हैं ना। दिखाना एक बार। ठीक है सर। चलिए जी, अब इसमें जो है हम ये कहेंगे कि अगर हमको कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करनी है तो वो होती है किलोवाट आवर। हम अगर कोई कहे कि भाई ये जो किलोवाट आवर है इसको मुझे जूल में निकालना है, तो इसको जूल में किस तरह से निकालेंगे वो देखिए। किलोवाट आवर है तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ 1 किलोवाट आवर, इसको ये बोला जा सकता है 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, तो मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू कितना हो गया 1 इंटू 1, तो वो रिजल्ट आ जाएगा 1, और ऐसे यूनिट से यूनिट मल्टीप्लाई होती है तो किलोवाट आवर हो गया। ठीक है, अच्छा अब ये जो किलोवाट है इसको कर दो वॉट में कन्वर्ट, तो ये हो गया 1000 वॉट, और ये जो आर है इसको कर दो सेकंड में कन्वर्ट, तो ये हो गया 3600 सेकंड। 3600 सेकंड ये हो गया। तो अब देखिएगा कि इधर जीरो कितने 3 और इधर जीरो कितने 2, तो टोटल जीरो होगा 10 की पावर 5, तो 36 इंटू 10 की पावर 5 क्या जूल। अब वॉट है और सेकंड है, तो अगर वॉट में और सेकंड में पावर है और टाइम है वॉट में और सेकंड में, तो एनर्जी आपकी जूल में आ जाएगी। तो कुल मिलाकर ये है कि अगर मान लीजिए किलोवाट आवर में हमको एनर्जी दे रखी है और हमसे ये कहा जाए कि इसको जूल में कन्वर्ट करिए, तो उसको 36 इंटू 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, बस ये करना होगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा अब इसके क्वेश्चंस देखिए, पेज नंबर 28 पर ही पहला क्वेश्चन है, अ रेडियो सेट ऑफ 60 वॉट्स रन्स फॉर 50 आवर्स। एक रेडियो सेट दे रखा है 60 वॉट का है, तो एक रेडियो सेट है 60 वॉट का, तो पावर दे रखी है 60 वॉट एंड इट रन्स फॉर 50 आवर्स, तो कितने टाइम के लिए चलता है 50 आवर्स के लिए। ठीक है, तो एक काम तो हमारा आसान हो गया कि हमें टाइम जो है वो आवर्स में ही दे रखा है। फिर वो बोल रहे हैं हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड, आपको ये बताना है कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो गई। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी E इज इक्वल टू P इंटू टी, लेकिन पावर जो है वो किलोवाट में होनी चाहिए, तो 60 अपॉन 1000, तो ये हमारी पावर किलोवाट में आ गई, मल्टीप्लाइड बाई टाइम कितना है 50, 1 2, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, और 5 1 5, 5 2 10, 3 किलोवाट आवर। ठीक है, उसके बाद देखिएगा पेज नंबर 29 पर आ जाइए। पेज नंबर 29 पर क्वेश्चन है, अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ 12 वोल्ट कार हेडलाइट। तो एक करंट है 4 एम्पियर का, वो 12 वोल्ट की कार हेडलाइट में से पास करता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक करंट कितना दे रखा है 4 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ 12 वोल्ट कार हेडलाइट, तो 12 वोल्ट कार हेडलाइट बल्ब फॉर 10 मिनट्स, तो टाइम दे रखा है 10 मिनट्स, हाउ मच एनर्जी ट्रांसफर अकर्स ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम में एनर्जी ट्रांसफर कितना होगा ये आपको बताना है। तो जरा देखते हैं हम कि भाई V दे रखा है और I दे रखा है, तो V और I को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा पावर आ जाएगी। ठीक है, तो P इज इक्वल टू V इंटू आई, तो V है 12 और I कितना है 4, तो 12 4 जा 48 वाट, 48 वाट पावर आ गई। लेकिन ये पावर जो है ये वाट में नहीं चाहिए मेरे को, किलो वाट में चाहिए, तो क्या करेंगे 48 अपॉन 1000 किलो वाट।
अब जो टाइम है, टाइम दे रखा है मिनट में, तो इसको आर में कन्वर्ट करेंगे कैसे? 10/60, 10/60 करेंगे तो 0 से 0 कट गया, तो 1/6 आवर्स। तो पावर आ गई किलोवाट में, टाइम आ गया आर में। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपके पास एनर्जी आ जाएगा कि कितनी एनर्जी है। तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो पावर कितना दे रखा है? 48/1000 मल्टीप्लाइड बाई 1/6। 6 8 48, तो 8/1000 0.008 किलोवाट आवर। तो ये हमारे पास एनर्जी आ गई 0.008 किलोवाट आवर। यहाँ तक सभी को क्लियर है? तो आगे बढ़ें, ठीक है। चलिए जी आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय अ 5 एम्पीयर करंट flowing through a resistor of 2 ohms for 30 minutes. Calculate the energy transferred by a 5 एम्पीयर करंट। तो करंट दे रखा है कितना? 5 एम्पीयर का, 5 एम्पीयर करंट दे रखा है, flowing through a resistor of 2 ohms for 30 minutes, ठीक है। तो जो वैल्यू दे रखी है पहले वो नोट कर लीजिए, क्या क्या है। कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय अ 5 एम्पीयर करंट। तो करंट है 5 एम्पीयर का, ठीक है, फ्लोइंग थ्रू अ रेसिस्टर ऑफ 2 ohms। तो रेजिस्टेंस दे रखा है 2 ohms, रेजिस्टेंस 2 ohms दे रखा है, और टाइम दे रखा है 30 मिनट्स, t 30 मिनट्स। अभी क्या करिए, आई और आर दे रखा है, ठीक, आई और आर दे रखा है, तो पावर का कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? आई स्क्वायर आर, ठीक। तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो आई स्क्वायर हो गया 5 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर कितना हो गया 2, 5 का स्क्वायर 25, 25 टू जा 50, 50 वॉट नहीं जी किलो वॉट में कन्वर्ट करना है। तो 50/1000 किलो वॉट, ठीक है। अब ये जो टाइम है 30 मिनट्स, आधा घंटा, 1/2 हो गया, 30/60, 30/60 आवर्स। तो 30 1 जा 32 जा, तो P कितना हो गया 1/2 आवर्स। वो बोल रहे हैं कि आपको एनर्जी ट्रांसफर निकालनी है कि कितनी एनर्जी हुई। तो एनर्जी क्या हो जाएगी, पावर इंटू टाइम टेकन। हाँ जी, पावर कितना है 50/1000, 50/1000 मल्टीप्लाइड बाई टाइम कितना दे रखा है 1/2। तो 225 जा 25/1000 हो गया 0.025 किलोवाट, 0.025 किलोवाट आवर। उसके बाद आइए आप पेज नंबर 30 पर। पेज नंबर 30 पर जो क्वेश्चन है, आगे जो अब ये पेज नंबर 30 पर जो 2 क्वेश्चंस हैं जो हम अब डिस्कस करेंगे, ये थोड़े इंपॉर्टेंट हैं। देखिएगा क्या दे रखा है, रेफ्रिजरेटर हैविंग अ पावर रेटिंग ऑफ 350 वाट। एक रेफ्रिजरेटर है, उसकी पावर रेटिंग है 350 वाट्स, ऑपरेट्स फॉर 10 आवर्स अ डे। तो एक रेफ्रिजरेटर है वो 350 वाट का है, उसकी पावर रेटिंग दे रखी है, और वो एक दिन में 10 घंटे चलता है, ठीक है। तो पावर दे रखी है 350 वाट रेफ्रिजरेटर की, हैविंग अ पावर रेटिंग ऑफ 350 वाट, ऑपरेट्स फॉर 10 आवर्स अ डे। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर अ मंथ ऑफ 30 डेज, ठीक है। तो एक महीना है, उस महीने में 30 दिन है, 30 डेज का मंथ है। तो 30 डेज में, अच्छा वो हर दिन 10-10 घंटे चलता है, तो 30 डेज में कितना चल जाएगा 300 आवर्स, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि टोटल टाइम of operation in a month, टोटल टाइम ऑफ ऑपरेशन इन अ मंथ, मतलब कितने टाइम वो ऑपरेट करता है, ठीक। एक दिन में 10 घंटे, तो 30 दिन में कितना, 30 × 10 यानी कि 300 घंटे। $300 आवर्स,
ठीक है, पावर दे दिया वॉट में, और ये हमारे पास 300 आवर्स आ गए। अब वो बोल रहे हैं द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ₹3.40 पर किलोवाट आवर। तो रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रखी है ₹3.40 पर किलोवाट आवर। तो पर किलोवाट आवर का मतलब क्या है कि पर यूनिट, कि एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है, ₹3.40 ये दे रखा है। अब आप ये देखिएगा कि एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। पावर कितना है 350 अपॉन 1000 मल्टीप्लाइड बाई टाइम कितना है 300 आवर्स। तो 1 2 3 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, मल्टीप्लाई करिए 3 5 जा 15 3 3 105 क्या किलोवाट आवर। किलोवाट आवर कितना हो गया 105 किलोवाट आवर। वो बोल रहे हैं कि कॉस्ट कितनी है, वो कह रहे हैं कि 1 किलोवाट आवर की कॉस्ट है ₹3.40। तो कॉस्ट ऑफ 1 kilowatt hour is equal to ₹3.40. 190. It implies that cost of 105 kilowatt hour is equal to 3.40 into 105। पॉइंट गया तो नीचे 2 जीरो आ गए, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 5 2 जा 10 और 5 21 जा 105। ठीक है, 30 17 जा 17 1 जा 17 1 कैरी आ गया 17 जा 357। तो ₹357। तो आप ये देखिए कि एक महीने में वो ₹357 की उसको बिजली का बिल, रेफ्रिजरेटर के नाम का बिजली का बिल इतना देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हुआ इसका। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला जो रेफ्रिजरेटर वाला, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आएंगे। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर क्वेश्चन बनता है तो इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। अगला देखिए, अगला है अ बल्ब इज रेटेड है 200 वोल्ट 100 वॉट। एक बल्ब है उसकी रेटिंग है 200 वोल्ट और 100 वॉट, यानी कि 100 वॉट का बल्ब है, उसकी पावर दे रखी है 100 वॉट और पावर 100 वॉट है और 200 वॉट पर वो ऑपरेट करता है। व्हाट इज इट्स रेसिस्टेंस, पहले बोल रहे हैं कि उसका रेसिस्टेंस बताइए। तो बल्ब इज रेटेड एट 200 वोल्ट एंड 100 वॉट। तो वोल्टेज कितना दे रखा है 200 वोल्ट और पावर दे रखा है 100 वॉट। व्हाट इज इट्स रेसिस्टेंस, सिंस P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। तो इसका मतलब R इज इक्वल टू क्या हो गया, R इधर आ जाएगा P इधर आ जाएगा, V स्क्वायर अपॉन P। 200 का स्क्वायर अपॉन 100, 200 इंटू 200 अपॉन 100। तो रेजिस्टेंस तो हो गया 400 ओम्स। अब वो बोल रहे हैं 5 सच बल्ब्स बर्न फॉर 4 आवर्स। तो ऐसे 5 बल्ब्स जो हैं वो 4 घंटे तक चलते हैं। व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। तो आप एक काम करिए, आप एक बल्ब कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है वो देख लीजिए। ठीक है, और कितनी देर तक चलते हैं वो 5 सच बल्ब्स बर्न फॉर 4 आवर्स। तो टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 4 आवर्स। ठीक है, पावर कितनी है, एक बल्ब की पावर बताइए 100 वॉट, 100 वॉट है तो इसको किलोवाट में कन्वर्ट करिए 100 अपॉन 1000 है ना, तो 1/10 ही बोल दो अभी, 1/10 किलोवाट। तो ये टाइम इतना हो गया। अब एनर्जी कंज्यूम्ड बाई 5 बल्ब्स। तो 5 बल्ब्स कितनी एनर्जी कंज्यूम करेंगे, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 5 इंटू पी इंटू टी। भाई पी इंटू टी क्या हो जाएगा, पावर इंटू टाइम। ये तो एनर्जी हो गई एक बल्ब जो कंज्यूम कर रहा है, लेकिन 5 बल्ब्स हैं तो इसलिए 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 5 मल्टीप्लाइड बाई
5 मल्टीप्लाइड बाई पावर कितना है 1/10 और टाइम कितना है 4, तो 5 1 5, 5 2 10, 2 1 2, 2 2 4, तो कितना हो गया 2 किलोवाट आवर। तो 2 किलोवाट आवर है और कुछ कॉस्ट भी दिया है इन्होंने। कैलकुलेट द कॉस्ट इफ द रेट इज ₹4.60 पर यूनिट। ठीक है, तो अगर रेट जो है वो 4.60 ₹4.60 एक यूनिट का है, तो कॉस्ट ऑफ ये जो 2 किलोवाट आ रहा है ना, इसका मतलब क्या है 2 यूनिट्स, 2 यूनिट्स। तो कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इज इक्वल टू ₹4.60। एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है ₹4.60, तो 2 यूनिट्स की कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर दीजिए बाई 2। 9.2 cost of 2 units two zeros are 0, 2 6 are 12, 2 4 are 8 और 1 9 रुपीज 9.20, 9 रुपये 20 पैसे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पेज नंबर 31 पर है। एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉज अ करंट ऑफ 10 एम्पियर। एक इलेक्ट्रिक हीटर है, इलेक्ट्रिक हीटर करंट कितना ड्रॉ कर रहा है 10 एम्पियर करंट ड्रॉ कर रहा है फ्रॉम अ 220 वोल्ट सप्लाई। अपने आप करेंगे क्या, अपने आप करेंगे, एक बार ट्राई करो। इलेक्ट्रिक हीटर है, उसका करंट दे रखा है 10 एम्पियर, ठीक है, और वोल्टेज दे रखा है 220 वोल्ट, तो V दे रखा है 220 और I दे रखा है 10 एम्पियर। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग द हीटर फॉर 5 आवर्स एवरी डे फॉर 30 डेज। 5 घंटे हर दिन चलता है और 30 डेज तक चलता है, तो टोटल टाइम कितना हो गया 30 × 5। देखिए जरा, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। डिवाइड किया काट लिया। हाँ भाई 5.20 का रेट है, 5 है भाई, 5.20, हाँ 5.20। एक मंथ से दो साइंस पढ़ रही है। हो जाएगा? 1716 ठीक है, आंसर मैच कर लो, तो सही है। बताइए जी, सभी से हो जाएगा ना, क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, हो जाएगा। चलिए जी अगला देखते हैं, हो जाएगा पीछे, बताओ भाई। चलिए जी, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। ऑनलाइन किसी को डाउट तो नहीं है क्वेश्चन में, बता दो। नो सर। नो सर।
ठीक है, पेज नंबर 32 पर आ जाइए। पेज नंबर 32 पर, अच्छा ये तो कंप्लीट हो गया फिर आपका। फिर नेक्स्ट जो है इफेक्ट्स प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट। इफेक्ट्स प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट में क्या है? एन इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस 3 इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स, दीज आर हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट हमें करना नहीं है, मैग्नेटिक इफेक्ट जो मैग्नेटिज्म वाला जो चैप्टर है वो पूरा वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। और एक बचा हुआ है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में क्या है कि when an electric current passed through a high resistance wire like nichrome wire, the resistance wire becomes very hot and produces heat. This is called the heating effect of current. तो होता क्या है कि एक अलॉय जो होता है ना, उस अलॉय की ये प्रॉपर्टी होती है कि उसका रेसिस्टेंस बहुत हाई होता है। अच्छा, अलॉय क्या होता है? जैसे मान लीजिए कॉपर लिया, हाँ, हमने क्या करा कि जैसे मान लीजिए कॉपर, सल्फर और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से हमने कंपाउंड बना लिया कॉपर सल्फेट, तो वो तो कंपाउंड है, ठीक। लेकिन अगर मैं अलॉय की बात करता हूँ तो अलॉय क्या हो गया? जैसे कभी आपने सुना है किसी एलिमेंट का नाम, ये ब्रास, ब्रास तो सुना होगा ना। तो ब्रास कोई एलिमेंट नहीं है, लेकिन अगर आप ब्रास देखेंगे तो ब्रास जो है, ब्रास के जो ये पुलिस वाले, मिलिट्री वाले होते हैं ना, उनके जो स्टार्स होते हैं जो लगे रहते हैं कंधों पर, वो ब्रास के होते हैं। तो उसकी एक खास प्रॉपर्टी ये होती है कि एक तो मजबूत बहुत होता है, और दूसरा जो है वो कॉपर और ब्रॉन्ज के मिक्सचर से बनाया जाता है। थोड़ा सा जिंक भी डाला जाता है उसमें और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो उसकी खास प्रॉपर्टी ये होती है कि वो चमचमाता है बिल्कुल सोने की तरह, ठीक है ना, चमकता बहुत ज़्यादा है। तो वो जो ब्रास होता है उसको पीतल बोलते हैं हिंदी में। तो आप ये देखिएगा कि वो जो ब्रास है वो, उसका कोई फार्मूला नहीं है, कभी भी आप ब्रास का कोई फार्मूला नहीं देखेंगे। तो ब्रास क्या है? ब्रास ना एक मिक्सचर है। तो जब भी कभी मिक्सचर होता है, जैसे सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन है, तो सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन का कभी कोई फार्मूला नहीं होगा, बस ये उसको सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन बोल देंगे। तो इसी तरीके से जो अलॉयज़ होते हैं, ये अलॉय सारे के सारे क्या होते हैं कि भाई हमने एक एलिमेंट लिया, दूसरा एलिमेंट लिया, एक मेटल लिया, दूसरा मेटल लिया, और उनको मिक्स कर दिया। जैसे अलॉय व्हील्स होते हैं बाइक्स के, तो उसमें भी क्या होता है कि उसमें मिक्स कर दिया जाता है एक मेटल में, मतलब आयरन है, आयरन के अंदर जिंक मिक्स कर दिया, तो उससे क्या रस्टिंग नहीं होती उस पर, और एक उसकी मजबूती बढ़ जाती है। तो इस वजह से अलॉयज़ का यूज़ करा जाता है। अलॉयज़ की दूसरी खास प्रॉपर्टी ये है कि भाई रेसिस्टेंस इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है, करंट को पास तो होने देते हैं अपने अंदर से, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द करंट उसको रोक लेते हैं वो अपने पास। अब जब करंट को रोकेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लगातार स्ट्राइक करते रहेंगे आपस में। जब आपस में स्ट्राइक करते रहेंगे तो आप लगातार जब स्ट्राइक करते रहेंगे कोई भी चीज़, मान लीजिए आप हाथ से तालियां भी बजा रहे हैं ऐसे, ठीक है, तो भी आपको थोड़ी देर में लगेगा कि भाई हमारे जो हाथ हैं वो थोड़े से गर्म हो गए। तो कोई भी चीज़ जब टकराती है तो टकराने से हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो आप ये देखिए, इलेक्ट्रॉन्स लगातार टकराए तो टकराने से हीट प्रोड्यूस होती है। तो इस वजह से अलॉयज़ की इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि वो अपने अंदर से मेजॉरिटी ऑफ द करंट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है और हीट प्रोड्यूस करता है। अब इसमें जो हीट निकालनी होती है, तो हीट निकालने का फॉर्मूला भी बिल्कुल वही सेम है जो एनर्जी का है। कैसे भाई? जैसे हमने देखा कि एनर्जी हमने निकाली, तो एनर्जी कैसे निकाली? पावर इनटू टाइम टेकन। भाई हीट का भी यही फॉर्मूला है, पावर इनटू टाइम टेकन। क्यों? एनर्जी की यूनिट भी जूल और हीट की यूनिट भी जूल, ठीक है। अच्छा, अंतर क्या है जो हमको देखना है? वो ये है कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन इसमें आते हैं, जैसे मान लीजिए गीज़र का आ गया क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक टोस्टर का आ गया, या इलेक्ट्रिक आयरन का आ गया क्वेश्चन, तो ये सारे के सारे इक्विपमेंट्स वो हैं जो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कराते हैं, जो हीट जनरेट करते हैं। आपने दिया उनको इलेक्ट्रिसिटी और वो आउटपुट में आपको हीट दे रहे हैं। भाई हीटर क्या देता है? आउटपुट में हीट देता है। गीज़र क्या करता है? गीज़र जो है वो आउटपुट में जो गीज़र की प्लेट है जो अंदर लगी हुई है वो गर्म होने लगती है, तो उसमें स्टोर्ड पानी भी गर्म हो जाता है, ऐसा होता है। तो हम उसमें क्या करेंगे, उसमें हमको ना रेजिस्टेंस दिया होता है जनरली। तो जो पावर है, पावर आपको I² R वाले फॉर्मूले से निकालनी है, I² RT। तो आप हीट का कहीं पर भी फॉर्मूला देखेंगे ये लिखा हुआ मिलेगा, तो भाई I² R है तो पावर ही है ना। तो पावर इनटू टाइम आपने कर दिया तो आपके पास एक तरह से एनर्जी आ गई। तो हीट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अंतर इतना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपसे पूछी जाएगी किलोवाट आवर भी निकालेंगे, हीट एनर्जी पूछी जाएगी जूल में निकालेंगे। तो हीट एनर्जी में आपको क्या करना है? आपको पावर को वॉट में ही रखना है और टाइम को सेकंड में रखना है, वहाँ किलोवाट आवर में मत निकाल देना, ठीक है ना। तो आप ये देखिएगा कि वही चीज़ जो हमने पावर में डिस्कस करी थी वही हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में है। देखो जरा पेज नंबर 32 पर है। हैज़ बीन नो दैट V इज इक्वल टू W/Q। तो यहाँ से W की वैल्यू निकाल ली V इंटू Q की फॉर्म में, फिर Q को लिख दिया IT, और फिर
V की जगह हमने सॉरी Q की जगह हमने IT डाल दिया, तो W कितना हो गया, V इंटू आई इंटू टी, VIT। ऐसा ही हमने पावर कैलकुलेट करते टाइम करा था, जब पावर के 4 अलग अलग फॉर्मूले निकाले थे, बिल्कुल सेम वही चीज़ है, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पर देखिएगा आप, नेक्स्ट पेज पर इसको ऐसे ही प्रूव करा गया है कि W, ये जो वर्क डन है, ये I²RT है, और ये जो वर्क डन है, इट कैन बी स्टोर्ड इन एन इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक गीजर और इलेक्ट्रिक टोस्टर इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। तो H इज इक्वल टू I²RT बोल दिया, तो थ्योरी में सिर्फ इतना मेंशन है, ठीक है। अब अगर ये देखिए लास्ट में दे रखा है H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I², H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ठीक है ना। H इज इक्वल टू I²RT है, तो H I² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फिर जो लास्ट में ये हैशटैग का साइन बनाकर और जो लिखा हुआ है, जरा ये एक लास्ट का पैराग्राफ देखिएगा। It should be noted that all the appliances which run on electricity do not convert all the electrical energy into heat energy। कि सारी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सारी एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करते। जैसे हम अगर लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ी देर तक अगर लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं उसको भी टच करके देखेंगे तो वो भी थोड़ी देर बाद गर्म हो जाएगा। फ़ैन चालू है तो फ़ैन को हम बंद करेंगे, बंद करने के बाद टच करेंगे, फ़ैन का जो ड्रम है वो भी आपको गर्म मिलेगा। तो थोड़ी बहुत हीट तो सभी प्रोड्यूस करते हैं। तो अब इसमें है कि ओनली द इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंसेस कन्वर्ट मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। All the electric heating appliances have a heating coil or heating element made of high resistance wire। तो इसमें जितना भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उनमें सब में जो वायर होता है वो काफ़ी हाई रेसिस्टेंस का होता है, अलॉय का बना हुआ होता है, ठीक है भाई। मुश्किल से आपका ये 3-4 पेज का चैप्टर बच रहा है और इसमें हीटिंग इफेक्ट के सिर्फ न्यूमेरिकल है, वो मैं आपको कल करवा देता हूँ, कल ही करवा देता हूँ, कल साइंस ही कर देता हूँ, ठीक है ना। उसके अलावा रिवीजन में मैं लाइट रिवाइज करवाऊंगा आपको, क्योंकि सिलेबस तो फिजिक्स का खत्म नहीं है सर सर। मैथ्स में डाउट है वो करवा दूंगा। मैथ्स में कौन सा डाइट खत्म कर कल करा, थोड़ा सा ही बच रहा था, उसमें आगे की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सिलेबस में है ही नहीं, मतलब मोटर जनरेटर वगैरह है ही नहीं। जनरेटर प्लस वो है AC और DC है। AC और DC है बस जनरेटर। ओके सर प्री बोर्ड में कितने आए तुम्हारे, कितना अच्छी तैयारी हिसाब से? ओके प्री बोर्ड में आपका अगर बोर्ड की बात करते हैं तो 80 में से अगर आपके 60 अबव आते हैं तो ठीक है। 80-60 अब सर मैं आपको क्वेश्चन, हाँ आदित्य क्या बोल रहे हो? अंशुल थैंक यू सर। ओके सर एक क्वेश्चन नहीं हो आपको। हाँ भेज